हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम टारगेट सीरीज में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर है इवोल्यूशन, उसका एक टॉपिक आता है छोटा सा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये हमारा टारगेट सीरीज का मेरा लेक्चर नंबर 4 है। उससे पहले हम लोग इम्यूनोलॉजी के पार्ट्स डिस्कस किए थे। हिमेटोपोइसिस के बारे में हमने बात की थी, इम्यून सेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट तो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये बीच में एक लेक्चर था, तो इसमें हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक बोटलनेक के बारे में बात करेंगे और फाउंडर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एलील फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जब आप लोग पढ़ते हो तो आप उसमें से एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो, है ना। जीन फ्रीक्वेंसी से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो। और हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, मान के चलो मेरे पास 2 एलील्स हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास 2 एलील्स हैं किसी पर्टिकुलर जीन के, जिसमें से एक एलील ये है और दूसरा एलील ये है। तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डोमिनेंट एलील है। दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रेसेसिव एलील। ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डोमिनेंट एलील एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेसेसिव एलील। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को हम डिनोट करते हैं q से। ऐसा हम लोग डिस्कस करते हैं जब एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, है ना। एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं। और हम लोग लिखते हैं क्या, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मस्ट बी बिटवीन 0 to 1। ये होती है 0 से लेकर के 1 तक। तो 0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी और 1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलील की। और सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है, सपोज करो ये 0.6 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील क्या होगी हमारे पास। हम इस फॉर्मूला में ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील रख देंगे 0.6, इसकी वैल्यू हमने कंसिडर की है, प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब इस Q को यहां रख लेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाते 0.4। ये जस्ट एक कंसिडरेशन है, हमने मान के चला है कि P की फ्रीक्वेंसी 0.6 है या डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 है। ऐसा ऐसा डिस्कस करते हैं जब हम लोग एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आप इसको, अगर आपको ये पार्ट और देखना है तो आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वाला पार्ट देख सकते हो मेरे वीडियो का। चलो अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक्चुअल में होता क्या है और जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में है क्या। तो ये एक रैंडम सैंपलिंग एरर है। दिस इज ए रैंडम सैंपलिंग एरर। अब ये सैंपलिंग एरर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक ये सैंपलिंग एरर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट, ब्लोन, ठीक है। या मैं इसको बोलूं कि बह जाना। क्या इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बह जाना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बह जाना। इसका जो ड्रिफ्ट है, ये जो वर्ड है ड्रिफ्ट, इसका मतलब है ये बह जाना। ओके, बह जाना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में क्या है, एक रैंडम सैंपलिंग एरर है। एक रैंडम सैंपलिंग एरर, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम सैंपलिंग एरर। तो इस सैंपलिंग एरर की वजह से क्या होगा, रैंडम सैंपलिंग एरर जो है इसकी वजह से क्या होगा, दैट लीड्स टू
चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। एक रैंडम सैंपलिंग एरर हुआ जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। सपोज करो, सैंपलिंग एरर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग एरर? हमारे पास एक बॉक्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग एरर? उसका मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने कुछ बॉल्स रखी हुई है, वो भी कलरफुल बॉल्स, वो भी क्या, कलरफुल बॉल्स रखी हुई है। सपोज करो हम दो कलर की बॉल्स को शो कर रहे हैं, दो कलर की हमने बॉल्स रखी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको भी 8 बना दे रहे हैं और ये भी 8 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग एरर? सपोज करो मैं आपको बोलूं कि हमें यहां से दो बॉल पिक करनी है, वी हैव टू पिक 2 बॉल्स। तो यहां पे प्रायोरिटी वाला जो प्रायोरिटी है आप उसको थोड़ा सा छोड़ दो, प्रायोरिटी को एक साइड में रख दो। आप बोलोगे कि आपने क्या किया, आपने दो बॉल्स पिक किया, अब ये दोनों के दोनों बॉल्स रेड भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों बॉल रेड भी हो सकती है, दोनों की दोनों बॉल ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, एक ग्रीन और एक रेड भी हो सकती है ना? चांसेस तो ये हैं। अब मैं बोलूं कि चलो हमें एक रेड और एक ग्रीन बॉल निकालना है, तो रेड और ग्रीन बॉल आप बिना देखे निकाल रहे हो, तो आपको कैसे पता कि रेड बॉल आएगा और ग्रीन बॉल आएगा? यहां पे रेड भी आ सकता है, दोनों दोनों ग्रीन भी आ सकता है, एक रेड और एक ग्रीन भी आ सकता है। दिस वन इज सैंपलिंग एरर, दिस वन इज सैंपलिंग एरर। तो अगर हम लोगों को डिफाइन करना है जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक्चुअल में होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, सो एक रैंडम चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी में। हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, ए रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एज ए result of chance, as a result of chance, a random change in the allele frequency as a result of chance from one generation to next generation, from one generation to next generation in a finite population, in a finite population। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूं। सपोज करो ये आपके पास एक पॉपुलेशन है ना, दिस वन इज ए पॉपुलेशन, ये आपके पास एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में एलील ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.3। मैं एक रैंडम नंबर पिक कर ले रहा हूं। अब मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हम बोलेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में ये हुआ कि मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे पास ये जो एलील है इसकी फ्रीक्वेंसी 0.9 हो गई और इस एलील की फ्रीक्वेंसी 0.1 हो गई। तो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जितने भी जीन्स है दे आर पोटेंशियली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जितने भी जीन्स प्रेजेंट है और उनके एलील्स है, उन सभी में जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। ऑल द लोसाई आर पोटेंशियली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये लोसाई क्या होता है? लोसाई मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि जितने भी जीन्स हैं ऑल आर पोटेंशियली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। लोसाई क्या होता है? किसी क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोसाई।
तो आप इसको लोसाई भी बोल सकते हो, आप इसको जीन भी बोल सकते हो। दिस इज ए पर्टिकुलर लोसाई, और आप इसको जीन भी बोल सकते हो। तो जितने भी जीन्स होते हैं दे ऑल आर पोटेंशियली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। हम यहां पे एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर जीन के दो एलील्स ले रहे हैं, जिसमें से एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रेसेसिव एलील है। अब क्या एक पर्टिकुलर जीन में ही जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिल सकता है? नहीं। जितने भी क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन्स है, जो भी इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं, वो सारे जेनेटिक ड्रिफ्ट में, मतलब उन सभी में जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हो सकता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो चांस है वो स्मॉल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होता है। सैंपलिंग एरर, द चांस ऑफ सैंपलिंग एरर, क्योंकि छोटे पॉपुलेशन में और छोटे सैंपल साइज में, सैंपल साइज अगर छोटा हो तो उसमें एरर के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो द चांस ऑफ सैंपलिंग एरर, चांस ऑफ सैंपलिंग एरर is higher in smaller population। अगर छोटी पॉपुलेशन में सैंपलिंग एरर के चांस ज्यादा हैं तो छोटी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांस भी ज्यादा हैं। जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी मोर एक्सट्रीम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। स्मॉलर द पॉपुलेशन, स्मॉलर द पॉपुलेशन, smaller the population, extreme, more extreme will be genetic drift। Smaller the population, more extreme will be genetic drift। और इसका रीजन हमने बता दिया। सैंपल साइज जितना छोटा उसमें एरर के चांस उतने ही ज्यादा, और उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट उस छोटी पॉपुलेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, हम इस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरह का प्रोसेस है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, आप लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं, आप बोलते हो कि नेचुरल सिलेक्शन में वो पर्टिकुलर ट्रेट फेवर किया जाता है जो ट्रेट उस इंडिविजुअल को कोई एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा हो। लेकिन यहां पे मैं एक बात कर रहा हूं, सपोज करो मेरे पास एक ट्रेट है किसी ऑर्गेनिज्म में, मैं शो कर रहा हूं एक ट्रेट जो कैसा है, जो बेनिफिशियल है, जो कि क्या है, बेनिफिशियल है इस ऑर्गेनिज्म के लिए। दूसरा ट्रेट मैं शो कर रहा हूं, ट्रेट ए और ट्रेट बी, ये कैसा ट्रेट है इस ऑर्गेनिज्म के लिए, हार्मफुल। अब ये हार्मफुल और बेनिफिशियल का मतलब क्या है? इस बेनिफिशियल का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट इस इंडिविजुअल को कोई एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, और ये पर्टिकुलर ट्रेट इस ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एडवांटेज किस तरह का हो सकता है? एडवांटेज हो सकता है या तो डिफरेंशियल सर्वाइवल या फिर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों ट्रेट्स में दे आर पोटेंशियली इक्वली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन दोनों में से किसी में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। इस बात का मतलब क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो ये नहीं देखता कि ये पर्टिकुलर ट्रेट इस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है या फिर ये हार्मफुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट एक रैंडम प्रोसेस है। दिस इज ए रैंडम, दिस इज ए रैंडम नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। ये एक नॉन रैंडम, ये एक रैंडम और नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। रैंडम का मतलब ये हो गया कि वो किसी भी ट्रेट पे अप्लाई हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट जो है दैट इज पोटेंशियली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनमें से किसी में भी हो सकता है, चाहे वो ट्रेट बेनिफिशियल हो चाहे वो हार्मफुल हो, उस सभी में जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है।
अब नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है? आप अगर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हो, मान के चलो हमारे पास दो प्लांट्स है और दोनों डेजर्ट में है। एक प्लांट के पास कैपेबिलिटी है कि वो वाटर को स्टोर कर सके, दूसरे के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वाटर को वो स्टोर कर पाए। अब नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वो प्लांट जो वाटर को स्टोर कर सकता है वो सेलेक्ट होगा, है ना। नेचर उसको सेलेक्ट करेगी क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लांट में उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सरवाइव करने के लिए वेरिएशंस हैं, अडेप्टेशंस हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, वो प्रेडिक्टेड प्रोसेस है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेचर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने वाला है, लेकिन ये एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, इसका कोई डायरेक्शन जो है वो डिसाइडेड नहीं है। कोई पर्टिकुलर ट्रेट एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आ सकता है, और कोई पर्टिकुलर ट्रेट हार्मफुल है, उसमें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आ सकता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का लिटरल मीनिंग यही है कि भाई एलील की फ्रीक्वेंसी का बदल जाना। पहले एलील की फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो 0.6 थी एक एलील की, और बाद में वो फ्रीक्वेंसी बढ़ के 0.8 हो गई या वो घट के 0.3 हो गई, उसी का मतलब ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है। दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, दैट अकुमुलेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ओके, और अकुमुलेट ओवर टाइम, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट accumulates ओवर टाइम, ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट है वो अकुमुलेट होता चला जाता है, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब देखो ये जो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं? देखो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, या चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, या चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हो जाता है, सबसे पहले तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है? इट कैन कॉज फिक्सेशन ऑफ एन एलील, फिक्सेशन ऑफ एन एलील। कोई पर्टिकुलर एलील फिक्स हो सकता है उस पॉपुलेशन में, और फिक्सेशन का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। अगर किसी एलील की फ्रीक्वेंसी एक हो जाए इसका मतलब वो एलील फिक्स हो चुका है। सपोज करो ये पॉपुलेशन है और इस पूरी पॉपुलेशन में हमें यही एलील देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये एलील फिक्स हो चुका है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अगर एक एलील फिक्स हो गया इस पॉपुलेशन में तो दूसरा डेफिनेटली लॉस्ट हो जाएगा इस पॉपुलेशन से। इट कैन कॉज द लॉस्ट ऑफ एन एलील, इट कैन कॉज द लॉस्ट ऑफ एन एलील। आप यही एग्जांपल ले लो, इसमें डोमिनेंट एलील फिक्स हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी एक हो गई, और रेसेसिव एलील जो है वो लॉस्ट हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो पॉपुलेशन से लॉस्ट हो गया। जब किसी एलील की फ्रीक्वेंसी, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी सपोज करो मैं ये लिख रहा हूं, एलील की फ्रीक्वेंसी ये हो गई इज इक्वल टू 1,
पॉपुलेशन में केवल यही एलील अवेलेबल है, इसके अलावा अभी कोई दूसरा एलील पॉपुलेशन में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी एलील की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे दैट रिजल्ट्स, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रोसेस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, वो प्रोसेस ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा चेंज क्या होगा, हो सकता है एक से ज्यादा चेंज हो सकता है। अगर कोई एलील फिक्स हो गया इस पॉपुलेशन में, मैं इस केस में बोलूंगा कि ये जो एलील है दिस इज फिक्स्ड, दिस एलील इज फिक्स्ड इन दिस पॉपुलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये होल्ड हो जाएगी जैसे ही एलील की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब ये रुकी रहेगी कब तक? सो द जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी हॉल्ट वंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील become 1 or once an allele is fixed in the population। कब तक ये रुकी रहेगी? Until या तो किसी एलील में म्यूटेशन हो जाए या बाहर से कोई एलील इस पॉपुलेशन में ऐड हो जाए। Until some allele is added to the population from outside, इसका मतलब कोई इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में आ गया, कोई इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में एंटर किया है दूसरे एलील के साथ। और अगर म्यूटेशन होता है किसी एलील में, अगर किसी एलील में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलील, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रोसेस जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। मैं ऐसे शो कर रहा हूं, मान के चलो मैं ये दोनों के दोनों केस शो कर रहा हूं। इस एलील की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में 1 हो गई है ना, मैं बोल रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में कितनी है, ये 1 है फ्रीक्वेंसी। ये एलील इस पॉपुलेशन में फिक्स है। और अगर मान के चलो इस एलील में म्यूटेशन हो जाए तो ये 1 से तो घट जाएगी ना, 1 से कुछ तो कम हो जाएगी ये पॉपुलेशन में। तो म्यूटेशन जो है उसकी वजह से, या दूसरा क्या है, इस पॉपुलेशन में बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आए, ये एलील फ्रीक्वेंसी है, मैं ये दूसरा केस शो कर रहा हूं, और बाहर से कोई इंडिविजुअल आए, इमिग्रेशन हो जाए किसी इंडिविजुअल का जिसके पास स्मॉल ए एलील हो, मींस रेसेसिव एलील हो। अगर यहां पे रेसेसिव मान के चल रहे हो तो कोई डोमिनेंट एलील एंटर करवा दो, इसका मतलब एलील एंटर किया है आउटसाइड से, तो ये क्या है, इमिग्रेशन। आप इसको माइग्रेशन लिख सकते हो कि अंटिल सम एक्स्ट्रा एलील इज एडेड टू द पॉपुलेशन और टू द जीन पुल फ्रॉम अदर पॉपुलेशन और बाई माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से कोई एक्स्ट्रा एलील आ गया तो जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 से थोड़ी सी तो कम होगी ना, 1 से कम होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के और भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। वो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉलर पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से पॉपुलेशन का साइज यूजुअली छोटा होता है, और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ज्यादा देखने को मिलेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट increase the inbreeding coefficient in the population। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो 2 एलील्स हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, दे आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट, दे आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट। और इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। इसकी भी वैल्यू 0 से लेकर के 1 होती है। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक और कॉन्सिक्वेंसेज आता है, और वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है,
इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन द पॉपुलेशन, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। आपके लिए ये इतना इंफॉर्मेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज आते हैं जिनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। इसके बारे में बात करेंगे। certain circumstances that can cause genetic drift or that leads to the genetic drift. Certain circumstances that leads to genetic drift. देखो अभी तक अगर बाई चांस 5% 10% आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, तो बचा हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको यहां से अब समझ आ जाएगा। कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज होते हैं दैट कैन लीड्स टू जेनेटिक ड्रिफ्ट और दैट लीड्स टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, और उन सरकमस्टेंसेज का क्या नाम है, उसमें से एक आता है जेनेटिक बोटलनेक। जेनेटिक बोटलनेक। और दूसरा सरकमस्टेंसेज का नाम क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट। दूसरे का नाम क्या है, फाउंडर इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक बोटलनेक से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास जेनेटिक बोटलनेक। अब मैं यहां से कुछ शो करने जा रहा हूं। मेरे पास एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, मेरे पास इनिशियली एक लार्ज पॉपुलेशन थी। मैं यहां से शो कर रहा हूं एक इनिशियल पॉपुलेशन। अब यहां पे कलर का वेरिएशन देखना आपको पड़ेगा। मैं 2 एलील्स शो कर रहा हूं इस पॉपुलेशन में, क्योंकि हम लोग एलील फ्रीक्वेंसी के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें 2 अलग अलग एलील्स इस पॉपुलेशन में शो करने पड़ेंगे, है ना। ये मैंने शो की, ये एक इनिशियल पॉपुलेशन है जो आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको विजिबल है। ये मेरे पास क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन बिफोर जेनेटिक ड्रिफ्ट, या आप लिख सकते हो बिफोर जेनेटिक बोटलनेक। बोटलनेक इफेक्ट होने से पहले की पॉपुलेशन है, और ये कैसी पॉपुलेशन है, ये एक लार्ज पॉपुलेशन है। क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है। इनिशियल पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है। मान के चलो कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेज आए कि इस पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा कम हो गया, और कुछ कम होने के बाद इस पॉपुलेशन में केवल यही एलील्स बचे हैं, केवल ये एलील बचे हैं। अब मैंने शो किया है कि ये मेरे पास इनिशियल पॉपुलेशन है बिफोर जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट, और ये मेरे पास क्या है, फाइनल पॉपुलेशन, या मैं बोलूं कि पॉपुलेशन आफ्टर जेनेटिक बोटलनेक। बोटलनेक इफेक्ट होने के बाद की पॉपुलेशन और बोटलनेक इफेक्ट होने से पहले की पॉपुलेशन। सो दिस इज इनिशियल पॉपुलेशन एंड दैट इज फाइनल पॉपुलेशन। एक्चुअल में क्या हुआ, पॉपुलेशन का साइज जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया पॉपुलेशन का साइज। पहले पॉपुलेशन इतनी थी कि वो इस बोतल में आ सकती थी, अब पॉपुलेशन इतनी बची है कि वो उसके नेक में आ सकती है, इतनी पॉपुलेशन बची है। इसीलिए इसका नाम जेनेटिक बोटलनेक है। अब जेनेटिक बोटलनेक होता क्या है, अगर कोई पॉपुलेशन
एक शॉर्ट पीरियड टाइम में बहुत छोटी पॉपुलेशन हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक बोटलनेक। दैट इज नोन एज जेनेटिक बोटलनेक। अब यहां पे लार्ज पॉपुलेशन है, बड़ा साइज था, अब छोटा साइज हो गया पॉपुलेशन का। सो व्हेन ए पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टू ए स्मॉलर साइज, when a population drastically reduced to a smaller size over a small period of time, over a small पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम पीरियड में अगर कोई लार्ज पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हो जाए और छोटी पॉपुलेशन बन जाए, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक बोटलनेक। यहां से हम शो करेंगे अब लार्ज पॉपुलेशन, यहां पे शो करेंगे लार्ज पॉपुलेशन, और नेक्स्ट अगली साइड में हम लोग शो करेंगे स्मॉल पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन, यहां पे हम शो करेंगे स्मॉलर पॉपुलेशन। दिस वन इज स्मॉलर पॉपुलेशन। अब ये जो स्मॉलर पॉपुलेशन है, ये है आफ्टर जेनेटिक बोटलनेक। तो ये लार्जर पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन हम यहां शो करेंगे आफ्टर जेनेटिक बोटलनेक। अब ये पॉपुलेशन क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। तो इसका साइज रिड्यूस कैसे हुआ? ये जो साइज है, इसका साइज क्या हुआ? साइज क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस्ड हुआ, और इस साइज रिड्यूस्ड के पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? रीजंस ये हो सकते हैं, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, या तो ये हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया इस पॉपुलेशन में, या एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, या हम बोलें कि हैबिटेट लॉस हो गया इस पॉपुलेशन का, इस पॉपुलेशन का हैबिटेट लॉस हो गया, या इस पॉपुलेशन की हंटिंग हुई है। इस पॉपुलेशन की क्या हुई है? एक्सट्रीम हंटिंग। एक्सट्रीम हंटिंग, इस पॉपुलेशन की इतनी हंटिंग हुई है कि इसको एक्सटिंक्शन के कगार तक पहुंचा दिया है। अब ये पॉपुलेशन कैसी होगी? स्मॉल साइज की पॉपुलेशन हो गई है ये। अब स्मॉल साइज की पॉपुलेशन हो गई है, तो मैं एक आपको इनिशियल कंडीशन की तरफ लेकर के जाता हूं, ऐसे है ना। मैं आपको इनिशियल कंडीशंस की तरफ लेकर के जा रहा हूं कि एक इनिशियल पॉपुलेशन कुछ इस तरह की थी, फाइनल पॉपुलेशन भी मैं शो करूंगा। हमने इस तरह के एलील्स के बारे में बताया था कि इस पॉपुलेशन में कुछ ये इस तरह के एलील्स हैं, साथ में दूसरे एलील ये हैं। एक पर्टिकुलर जीन के एक एलील के बारे में, एक जीन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर लोसाई, जिसको हम जीन बोलते हैं, उस जीन के दो एलील्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां लिख दे रहा हूं वन जीन और उसके दो एलील्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, या आप इसको वन लोसाई भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ? अब ये पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल साइज की पॉपुलेशन हो गई, इतनी सी पॉपुलेशन हो गई। अब मान के चलो नेचुरल डिजास्टर हो गया है, तो कुछ एलील्स ओवर प्रेजेंटेड हो सकते हैं, कुछ एलील्स अंडर प्रेजेंटेड हो सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा। तो अगर इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाए और डेथ होने के बाद जो बच गए एलील्स, उनमें से क्या क्या कंडीशन क्या हो सकती है? इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट ये हो सकता है सर्टेन एलील्स ओवर प्रेजेंटेड, अगर एक एलील ओवर प्रेजेंटेड है तो उसका काउंटर पार्ट दूसरा एलील अंडर प्रेजेंटेड हो सकता है। सर्टेन एलील अंडर प्रेजेंटेड, ये भी हो सकता है। अगर सारे के सारे येलो वाले इंडिविजुअल बच जाए तो हम बोलेंगे कि कुछ एलील फिक्स हो गए।
सर्टेन एलील में फिक्स, अगर एक एलील फिक्स हो गया तो दूसरा एलील क्या हो जाएगा, लोस्ट हो जाएगा। सर्टेन एलील में फिक्स्ड इन द पॉपुलेशन, और उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट होगा वो क्या हो सकता है, वो लोस्ट हो सकता है। लोस्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। अब ये जो बची हुई पॉपुलेशन है, ये मान के चलो ये बची हुई पॉपुलेशन है, ये बच गई स्मॉलर पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में ये सारे के सारे एलील्स हो, ये जरूरी नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं सपोज कर रहा हूं P की फ्रीक्वेंसी 0.7 थी और Q की फ्रीक्वेंसी 0.3 थी। ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन को आपको देख के लगेगा P की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 0.8 या 0.85 या 0.88 इस तरह से, और Q की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0.12 हो जाएगी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हुई, घटी है। यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, चेंज हुई है एलील्स की फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसकी घट गई। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलील्स प्रेजेंट हो बची हुई पॉपुलेशन में। कुछ एलील्स कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं, कुछ लॉस्ट हो सकते हैं, कुछ फिक्स हो सकते हैं। सपोज करो कि ये इंडिविजुअल बच गए, नेचुरल डिजास्टर के बाद केवल और केवल ये रेसेसिव एलील बचा है, या वो इंडिविजुअल बचे हैं जिनमें केवल और केवल रेसेसिव एलील्स हैं। हम बोलेंगे कि ये रेसेसिव एलील फिक्स हो गया इस पॉपुलेशन में। या केवल ये डोमिनेंट एलील बचा है जो कि येलो कलर में शो किया गया है, तो हम बोलेंगे कि ये एलील फिक्स हो गया है और इसका काउंटर पार्ट दूसरा एलील इस पॉपुलेशन से लॉस्ट हो चुका है। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो बोटलनेक इफेक्ट होने के बाद ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो स्मॉलर पॉपुलेशन की कम रहेगी। ओवरऑल रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओवरऑल रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी जो बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं उसकी क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। नई जो पॉपुलेशन बनी ये जेनेटिकली डिफरेंट हो सकती है प्रीवियस पॉपुलेशन से। इस पॉपुलेशन में कुछ अलग म्यूटेशन हो सकते हैं और ये पॉपुलेशन एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, ये पॉपुलेशन एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर सकती है, ये हाइपोथेसिस है। सो जेनेटिक बोटलनेक कैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, दिस इज ए हाइपोथेटिकल कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज फाउंडर इफेक्ट। चलो फाउंडर इफेक्ट के बारे में देखते हैं। मान के चलो मेरे पास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में मैं कुछ एलील्स को शो कर रहा हूं। ये मैंने शो किए कुछ एलील्स, इस तरह से शो कर दिए। बिल्कुल वही कंडीशन रख रहे हैं हम लोग। ये मैंने एलील्स शो कर दिए इस पॉपुलेशन में। मिक्स कर दो भाई, मिक्स। ये इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन में। अब इस पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स जो है वो एक अलग पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये है मेरे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन, दिस वन इज ए इनिशियल पॉपुलेशन। अब इनिशियल पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स थोड़े से मेंबर्स, इतने से मेंबर्स, ये मेंबर्स जो है वो नई पॉपुलेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इस्टेब्लिश करेंगे अब न्यू पॉपुलेशन, ये न्यू पॉपुलेशन बनाएंगे। अब सारे का सारा इवेंट हम यहां पे देखेंगे। जब ये नए मेंबर्स, कुछ मेंबर्स इस पॉपुलेशन के, जिनको हम बोलेंगे क्या, फाउंडर मेंबर्स, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर मेंबर्स, दीज आर द फाउंडर मेंबर्स। अब इस मेंबर में कौन कौन हो सकता है, या तो सारे के सारे ये हो सकते हैं, या सारे के सारे ये पिंक कलर वाले एलील हो सकते हैं, या कुछ ओवर प्रेजेंटेड हो सकते हैं, कुछ अंडर प्रेजेंटेड हो सकते हैं। सेम कंडीशन आ गई ना। फाउंडर मेंबर्स जो है, फाउंडर मेंबर्स के केस में क्या है,
कि यहां पे कुछ एलील्स ओवर प्रेजेंटेड हो सकते हैं, कुछ एलील्स ओवर प्रेजेंटेड हो सकते हैं फाउंडर मेंबर्स में। अब ये जो मेंबर है, मान के चलो ये नई पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर थोड़े से मेंबर ये चेक करके तो नहीं जाएंगे, चलो भाई तुम्हारा जेनेटिक मेकअप चेक करते हैं, अगर बैलेंस नहीं हुआ चीजें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, ये चेक करके तो नहीं जाएंगे। ये रैंडमली कुछ मेंबर्स इस पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन बनाने के लिए इस पॉपुलेशन से बाहर निकलते हैं, जिनको हम लोग फाउंडर मेंबर बनाए बोलेंगे, और ये फाउंडर मेंबर दे विल लीड्स द फाउंडेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में या जो ये फाउंडर मेंबर है, इसमें कुछ एलील ओवर प्रेजेंटेड हो सकते हैं, कुछ एलील्स अंडर प्रेजेंटेड भी हो सकते हैं, कुछ एलील्स ओवर प्रेजेंटेड, कुछ एलील्स अंडर प्रेजेंटेड, और कुछ एलील्स इस पॉपुलेशन से या इस फाउंडर मेंबर में लॉस्ट हो सकते हैं या अब्सेंट हो सकते हैं, और कुछ फिक्स हो सकते हैं। जैसा कंडीशन हमने जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट के केस में देखा, उसी से मिलता जुलता प्रोसेस यहां पे देखने को मिलेगा। अब मैं कंपेयर करूं इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इनकी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दीज मेंबर, और क्या होगा यहां पे ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी लेस। किसकी लेस होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी? इन फाउंडर मेंबर्स की। किसके कंपैरिजन में? इनिशियल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। कंडीशन क्या हो सकती है? सपोज करो मैं P की फ्रीक्वेंसी 0.7 लिख रहा हूं, Q की फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं 0.3। अब केस क्या क्या हो सकते हैं? केस ये हो सकता है कि P की फ्रीक्वेंसी 0.9 हो जाए और Q की फ्रीक्वेंसी 0.1 हो जाए, या फिर P की फ्रीक्वेंसी 0.4 हो जाए और Q की फ्रीक्वेंसी 0.6 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर P की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए और Q की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर P की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और Q की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए। कंडीशन कुछ भी आ सकती है। यहां पे फाउंडर मेंबर्स जो है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग होगी, फाउंडर मेंबर्स में अलग अलग एलील्स हो सकते हैं। डिफरेंट एलील्स का अगर हम लोग यहां पे बात करें, हम बोलेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग हो सकती है एज कंपेयर टू इनिशियल पॉपुलेशन। किसकी फ्रीक्वेंसी? उन दो एलील्स की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर दो एलील्स या पर्टिकुलर लोकस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लोकस का मतलब क्या हो गया? लोकस का मतलब हो गया जीन। लोकस का मतलब क्या हो गया? लोकस का मतलब हो गया जीन। हम किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये जो दोनों कंडीशंस है, जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट और दूसरा कंडीशन क्या है? फाउंडर इफेक्ट। अब दोनों में क्या है? दोनों में स्मॉलर पॉपुलेशन है। ये क्या है? ये भी है स्मॉल पॉपुलेशन, और प्रीवियस पॉपुलेशन भी कैसी है? प्रीवियस पॉपुलेशन भी कैसी है? यहां पे अगर जेनेटिक बोटलनेक के बारे में बात करें तो ये भी क्या है? दिस वन इज ऑल्सो ए स्मॉलर पॉपुलेशन। और अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में देखें तो स्मॉलर पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। तो यहां पे और भी बाद में नेक्स्ट जनरेशन में यहां जेनेटिक ड्रिफ्ट और भी देखने को मिल सकता है। स्मॉलर द पॉपुलेशन, यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो चांस हैं, यहां पे चांसेस जो है ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट दे आर हाइयर। इस केस में एक बार जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया है, पॉपुलेशन छोटी हो गई, यहां पे और जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस हैं। जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उसमें चांस ऑफ इनब्रीडिंग ज्यादा होता है। ओके, यहां पर चांस ऑफ इनब्रीडिंग भी ज्यादा होता है। आपस में मेंबर्स, जेनेटिकली रिलेटेड मेंबर्स आपस में ब्रीडिंग शो कर सकते हैं इन केस ऑफ इनब्रीडिंग। तो इसमें भी इनब्रीडिंग के चांस ज्यादा हैं और इसमें भी इनब्रीडिंग के चांस ज्यादा हैं फाउंडर इफेक्ट में। तो यहां पे
इनब्रीडिंग के चांस भी ज्यादा हैं, चांस ऑफ इनब्रीडिंग। यहां पे ज्यादा है। अगर आपको इनब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है तो इनब्रीडिंग के लिए आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वाला लेक्चर देख सकते हैं और वो देखना जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एलील फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और अगर एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इसका मतलब हम बोलेंगे कि उस पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, और जेनेटिक वेरिएशन कैन लीड्स टू स्पीशिएशन। क्या मैंने बोला? जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू स्पीशिएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस इज द प्रेजेंट और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि हक्सले, मुलर और डोबजेन्स्काई ने दिया था, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट और द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। So genetic drift can leads to the genetic variation, और genetic variation कैसे हुआ? एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, that is genetic variation, that is genetic variation। ये एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? ए रैंडम फ्लक्चुएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो हम लोग वहां पे एलील फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं दोनों, एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडमली चेंज आए, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुएशन का मतलब वो चीज फ्लक्चुएट कर रही है, वो चीज चेंज हो रही है, और सडनली रैंडम चेंज हुआ। हमने वर्ड यूज किया रैंडम चेंज, और यहां पे वर्ड क्या है? रैंडम फ्लक्चुएशन। हमने वर्ड किया यूज किया रैंडम चेंज, वहां पे वर्ड क्या है? रैंडम फ्लक्चुएशन। तो हम चेंज और फ्लक्चुएशन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, हम दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रैंडम चेंज और रैंडम फ्लक्चुएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। IIT JAM 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जेनेटिक ड्रिफ्ट, लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? आपको एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको इनब्रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए। You have to know about allele frequency, inbreeding और Hardy-Weinberg principle। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से IIT JAM में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसलिए इस पार्ट को स्ट्रांगली तैयार कर लो IIT JAM। और ये जो लेक्चर था ये केवल IIT JAM वालों के लिए सीमित नहीं था, CSIR नेट वाले स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आज की क्लास में पढ़ा है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो कि जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, द सर्कमस्टांसेस दैट लीड्स टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें बोटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट, हमने दो इफेक्ट देखे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा किस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, इसके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट कोई एक पर्टिकुलर फोर्स है और वो फोर्स सब कुछ कर दे रहा है। ये एक रैंडम प्रोसेस है, अपने आप हो जा रहा है। अब ये बताओ, फाउंडर मेंबर जब चले इस पॉपुलेशन को छोड़ के, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम किया क्या? यहां पे जेनेटिक बोटलनेक के केस में पॉपुलेशन का जो साइज कम हुआ है, साइज कम होने के पीछे रीजन है, लेकिन ये एलील फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुई, इसको तो कोई वो नहीं कर रहा ना, डिस्टर्ब। तो डिस्टरबेंस जो है, एलील फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आया है, वो इस बात का नतीजा है इस केस में। तो आप लोग क्या करो, आप लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल देखो, आप उसका वीडियो देखो, और आप यहां से PYQ डिस्कस करना शुरू करो IIT JAM के। आप IIT JAM के PYQ लगाना शुरू करो, आप गेट बी के PYQ लगाना शुरू करो, और आप CUET
CUT PG के भी PYQ आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इन टॉपिक्स पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हमारा वही कंटिन्यू चलेगा, इम्यूनोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है ना, तो तैयारी स्ट्रांगली करते रहो भाई। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।